हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फरूक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है रिलेटेड टू रिएक्ट ट्रेंड्स इन 25। यानी कि रिएक्ट में क्या क्या होने जा रहा है या क्या क्या उसके ट्रेंड रहेंगे 2025 में। अगर आप रिएक्ट लवर हैं या रिएक्ट के साथ काम करते हैं या रिएक्ट के इकोसिस्टम से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आ गए हैं अपनी हम अब स्लाइड्स की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे रिएक्ट रैंक 2025। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। नंबर 1 है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स, नंबर 2 है नेक्स्ट जेएस, नंबर 3 है स्टेट मैनेजमेंट, नंबर 4 है एआई एंड रिएक्ट, नंबर 5 है माइक्रो फ्रंट एंड्स, नंबर 6 है रिएक्ट नेटिव, नंबर 7 है एज रेंडरिंग, नंबर 8 है ज़ीरो बंडल साइज कंपोनेंट्स, नंबर 9 है इन एस डेवलपर टूलिंग, एंड लास्ट वन है जी आपके पास सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली इन 10 ट्रेंड्स पे हम बात करेंगे आगे जाकर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले ट्रेंड की तरफ, दैट इज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। दोस्तों, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट बेसिकली 2019 में, आई थिंक 2000, नो सॉरी, 2022 में इस पे आई थिंक काम स्टार्ट कर दिया था रिएक्ट की टीम ने। और 2024 में ये थोड़े से रिलीज कैंडिडेट में आ गए थे, और अब ये 2025 में रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट जो है वो बेसिकली आपके स्टेबल हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 2025 से ऑनवर्ड अब आपका यही ट्रेंड चलेगा कि आप जो है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। सिर्फ सर्वर कंपोनेंट होते क्या हैं? तो उससे सर्वर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपके सर्वर पर रन करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो बेसिकली पीछे नोड जेएस जो भी सर्वर है उसके सर्वर पर रन करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने डाटा को इन्हीं में गेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं एपीआई से डाटा को, और विदाउट यूजिंग एनी यूज इफेक्ट। जैसे कि आपको याद होगा, पहले हम लोग यूज इफेक्ट यूज करते थे, फिर साथ हम यूज स्टेट यूज करते थे, और अपने डाटा को पहले फैच करते थे यूज इफेक्ट के जरिए, और उसके बाद हम सेव करवाते थे यूज स्टेट की मदद से अपने स्टेट में। लेकिन जैक सर्वर कंपोनेंट्स के आने के बाद आपका ये चक्कर खत्म हो गया, और आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं इन द फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात यह है कि React Server Component are the core part of Next.js। ठीक है जी, Next.js जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको React Server Component की सपोर्ट देती है, यानी कि आपको कुछ भी सेटअप नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप सिंपल सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे कि React.js है उसको यूज़ करेंगे, देन आपको React Server Component को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू एज अ डेवलपर टू सेट अप रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्ट जेएस की कोर टीम ने हमें नेक्स्ट जेएस या फिर रीमिक्स और गेट्सपे वगैरह को यूज़ करने पे ही जोर दिया है। वो कहते हैं विदाउट दिस आप लोग रिएक्ट को यूज़ अब ना करें। ठीक है, रीमिक्स में भी इसकी सपोर्ट अब आ चुकी है आई थिंक, मेरा ख्याल है, क्योंकि रीमिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। जैसे कि आप अब इस चैनल पर देख सकते हैं कि मैं ज़्यादातर जो है नेक्स्ट ईयर से काम करूँगा। नेक्स्ट ईयर इज़ माय फेवरेट फ्रेमवर्क। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, व्हाई इट मैटर्स, क्या फ़ायदा है इसका? इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस आपकी बहुत इंप्रूव होती है। क्यों होती है? बाय मूविंग कंपोनेंट रेंडरिंग टू द सर्वर, इनिशियल पेज लोड्स बिकम फास्टर। जैसे ही आपने कंपोनेंट को रेंडर करते हैं सर्वर पर, तो आपका जो इनिशियल लोड पेज का जो लोड टाइम है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। जब भी आप नेक्स्ट जेएस की ऐप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इनिशियल पेज लोड टाइम जो है बहुत बेहतर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल पेज एप्लीकेशन विद वनीला रिएक्ट। ठीक है जी। रिड्यूस बंडल साइज क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा सर्वर पर रन हो रहा है, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट इसमें शिप करने के लिए क्लाइंट में लेस होती है, एंड इट विल इम्प्रूव योर एसईओ एंड यूजर एक्सपीरियंस। यानी कि जब आप जावास्क्रिप्ट जो है इसमें नहीं होती, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, जब आप इसको रेंडर करते हैं सर्वर पर, इससे डाटा आप जो है भेजते हैं अपने क्लाइंट में यानी कि ब्राउज़र में, देन आप जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसे आप प्रोग्रामिंग की या फिर रिएक्ट की लैंग्वेज में हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन मीन टू इंजेक्टिंग जावास्क्रिप्ट इन द
कंपोनेंट और एन ऐप, ठीक है जी। बेटर डाटा फेचिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, इससे बहुत बेहतर हो रही है। कंपोनेंट्स कैन डायरेक्टली एक्सेस बैकएंड रिसोर्सेज विदाउट एक्स्ट्रा एपीआई कॉल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्स्ट्रा एपीआई कॉल करने की आप इसमें डायरेक्ट कीज को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्योंकि सर्वर पर रन कर रही होती है तो आपकी कीज जो है, जो एपीआई कीज हैं, वो काफ़ी सेव हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी एक है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़ इफेक्ट और आपको यूज़ स्टेट वगैरह इन चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा पहला ट्रेंड, जो कि था रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। भी करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने दूसरे ट्रेंड की तरफ। दोस्तों, सेकंड ट्रेंड जो है हमारा, वो है नेक्स्ट जेएस कंटिन्यूज टू डोमिनेट। यानी कि नेक्स्ट जेएस जो है 2025 का नंबर वन रिएक्ट का फ्रेमवर्क रहेगा। मुझे भी आपको पता है कि रिएक्ट नेक्स्ट जेएस काफ़ी पसंद है, और नेक्स्ट जेएस काफ़ी अरसे से रिएक्ट जेएस के साथ काम कर रहा है, और इनकी कोर टीम आपस में काम कर रही हैं। और इसकी वजह क्या है? फीचर्स लाइक जो है हमारे पास इनहेंस ऐप राउटर, यानी कि जो ऐप राउटर हमें यूज़ करते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस में, क्योंकि पहले पेजेस राउटर था, अब जो है ऐप राउटर है, जिसमें चीज़ें काफ़ी सारी आसान हो गई, जैसे कि फाइल बेस्ड राउटिंग और लेआउट्स की वजह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है सेकंड चीज़ जो है हमारे पास बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन है। बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जैसे कि हम इमेज का कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो कि नेक्स्ट जेएस ने हमें दिया हुआ है, जो कि ऑटोमेटिकली हमारी इमेज के साइज़ को रिड्यूस करता है और उसे वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड चीज़ और चीज़ें हैं जो हमारे पास, फ़ॉन्ट्स लोडिंग है। फ़ॉन्ट्स लोडिंग को काफ़ी बेहतर कर दिया है नेक्स्ट जेएस ने, क्योंकि उन्होंने बिल्ट इन सपोर्ट दे दी है हमारे जो गूगल फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह और भी काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो आके नेक्स्ट जेएस में है, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट जेएस के डॉक्स में जाके। थर्ड वन जो है, द लास्ट वन, दैट इज इम्प्रूव्ड एसएसआर एंड एसएसजी। यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है नेक्स्ट जेएस ने। एंड द गुड थिंग इज दैट इन द नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर यू कैन मिक्स बोथ, ठीक है, यानी कि आप इन दोनों को मिक्सअप कर सकते हैं, जिसे आप प्री पार्शल रेंडरिंग कहते हैं। ये फीचर अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट रेडी है ये भी। आई थिंक नेक्स्ट वर्जन जो आएगा उसमें हमारे नेक्स्ट जेएस में आ जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड रेंडिंग, इसे हम हाइब्रिड रेंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एसएसआर और एसएसजी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एसएसआर एसएसजी के बारे में नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर नेक्स्ट जेएस का जो बिल्कुल नेक्स्ट जेएस 15 के जो मैंने सीरीज़ तैयार की है आप लोगों के लिए, आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में समझाया कि एसएसआर और एसएसजी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड ट्रेंड, जो कि नेक्स्ट जेएस जो है हमारा बेस्ट फ्रेमवर्क रहेगा, मेटा फ्रेमवर्क रहेगा फॉर द रिएक्ट जेएस। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड है रिएक्ट ट्रेंड, दैट इज़ स्टेट मैनेजमेंट गेट्स सिंपलर। यानी कि आजकल के दौर में स्टेट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। स्टेट मैनेजमेंट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। जब मैंने भी खुद एज अ रिएक्ट डेवलपर स्टार्ट किया था, तो मुझे भी स्पेशली जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट थी, उस पर रिडक्स के साथ मुझे काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो मैंने भी कुछ 6 माह बाद जाकर रिडक्स पे काम स्टार्ट किया था। लेकिन जब मैंने इस रिडक्स पे काम करा था, तो उस वक्त रिएक्ट टूल किट आ गई, रिडक्स टूल किट आ गई, दैट इज़ क्वाइट ईजी। काफ़ी ज़्यादा जो हमारा रिडक्स का बॉयलर प्लेट था, वो रिडक्स टूल किट्स ने हमारे लिए सिंपल कर दिया। लेकिन अब इसको और ज़्यादा आसान कर दिया गया है, क्योंकि हमारे पास न्यू सॉल्यूशंस आ चुके हैं, जैसे कि जुस्टैन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लाइट वेट अल्टरनेटिव है टू रिडक्स। उसकी एपीआई काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू रिडक्स। उसके बाद अगर आप एटम बेस्ड स्टेट पे जाते हैं, तो जो टाई एंड रिकॉइल है, रिकॉइल जो है ये रिएक्ट की कोर टीम ने बनाया है, लेकिन ये अभी तक इसकी ऑफिशियल स्टेट मैनेजमेंट नहीं हुई है रिएक्ट की। और मुझे नहीं लगता कि शायद वो करेंगे, क्योंकि रिकॉइल को भी आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पर काम करेंगे, ठीक है जी। और सबसे बेस्ट जो अप्रोच रहती है वो है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आपकी जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, वो आपके रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर की हुक से
सॉल्व हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बेटर चॉइस है, क्योंकि मुझे भी 4-5 साल हो गए, और 4-5 सालों में मैंने ज़्यादातर रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि 90% प्रोजेक्ट में मैंने रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया है। तो जो भी बिगिनर लेवल अब हमारे पास डेवलपर आ रहे हैं रिएक्ट के, उनके लिए स्टेट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आसान होगी एज़ कम्पेयर टू 4-5 ईयर बैक्स। ठीक है जी। तो ये एक रिएक्ट का ट्रेंड है जो कि अब 2025 में गो ऑन करेगा। तो ये था जी हमारा ये वाला ट्रेंड। अब नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज़ एआई विद रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट के साथ अब एआई का बहुत ज़्यादा सिस्टम, क्योंकि एआई इस टाइम हॉट टॉपिक है। और आजकल एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि आपके जो कोड एडिटर्स हैं उसमें भी एआई यूज़ हो रही है। कर्सर आ गया, वो एक कोड एडिटर स्पेशली एआई के लिए है। लेकिन अब जो गिट हब ने जो जो इनका वीएस कोड है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे मोड इंटर करा दिए, जैसे कि एजेंट मोड है, जिसकी मदद से आप पूरी पूरी ऐप डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट आप उसको बताएंगे, वो आपको पूरी ऐप आपकी डेवलप करके दे देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एजेंट मोड पर वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा वीएस कोड का एजेंट मोड हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एआई पूरी दुनिया में छाई हुई है इस टाइम। ठीक है जी। और जाहिर जाहिर सी बात है, रिएक्ट में भी अब एआई के बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा एआई रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, वो हम बना सकते हैं, जैसे कि वर्सल्स वीओ है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसकी मदद से हम प्रॉम्प्ट देकर जनरेट कर सकते हैं पूरी पूरी यूआई को। ठीक है। उसके अलावा स्मार्ट असिस्टेंट इन एप्स, जैसे कि चैट बोर्ड्स हैं, रिकमेंडेड इंजन्स हैं, और डायनामिक कंटेंट पावर्ड बाय एआई। और डायनामिक कंटेंट हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। और ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड डिबगिंग भी एआई टूल की मदद से काफ़ी सारी बेहतर हो गई है। और हम एज अ डेवलपर हमें जो हमारे बग्स हैं ऐप में पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इट इज़ अ ट्रेंड कि 2025 से आगे अब जो है एआई का बहुत ज़्यादा रोल चलेगा इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एंड स्पेशली हमारे लिए, जैसे कि एज अ डेवलपर, हम चाहे रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे एंगुलर यूज़ कर रहे हो, चाहे वीयू यूज़ कर रहे हो, या यानी या फिर कोई भी दुनिया का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर हमें एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ, जो कि है हमारा माइक्रो फ्रंट एंड गेन ट्रैक्शन, यानी कि माइक्रो फ्रंट एंड। आजकल इसका बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। 2025 में एक ट्रेंड रहेगा माइक्रो फ्रंट एंड का। पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है। माइक्रो फ्रंट एंड दोस्तों बेसिकली ये है कि आप एक बहुत बड़ी ऐप बना रहे हैं, उसमें टीम्स में डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि मॉड्यूल्स बना देते हैं। जैसे कि एक टीम है वो ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल बना रही है, दूसरी टीम है वो कोई और यूआई का मॉडल बना रही है, तीसरी टीम है वो कोई और यूआई का मॉडल बना रही है। जब वो तीनों अपना अपना पे काम करते हैं और एक दूसरे से उनका ग्लिच नहीं करता, आप अपनी एक लार्ज स्केल ऐप को छोटे छोटे हिस्सों में ट्रांसफर कर देते हैं। और रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फिट्स परफेक्टली विद दिस ट्रेंड। और इस ट्रेंड में जो रिएक्ट का जो कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा फिट इन करता है। अब माइक्रो फ्रंट एंड की यूज़ क्यों है? सबसे पहले तो ये है, डिफरेंट टीम्स कैन वर्क ऑन सेपरेट पार्ट्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि टीमें सारी मुख्तलिफ होती हैं और एक दूसरे के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। एट द एंड आप सारे अपनी जो है गिटहब की डाटा को मर्ज कर देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी क्या है जी? इजियर टू मेंटेन एंड अपडेट लार्ज कोड बेसिस। क्यों? क्योंकि आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में बनाया होता है, तो इसके कोड बेस डिफरेंट होते हैं, तो टीम अपना अपना कोड बेस एज द रिक्वायरमेंट बाय द यूज़र हम अपनी एप्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी। टेक फ्लेक्सिबिलिटी, मिक्स रिएक्ट विद अदर फ्रेमवर्क इफ नीडेड, यानी कि आप रिएक्ट के साथ दूसरे फ्रेमवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब अपवर्क की मैं उस दिन देख रहा था, तो अपवर्क में बेसिकली उन्होंने एंगुलर को भी यूज़ किया हुआ है और रिएक्ट को भी यूज़, यानी कि उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने अपवर्क की प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। तो इससे ज़रा माइक्रो फ्रंट एंड का यही फ़ायदा है कि आप डिफरेंट किस्म के पैकेजेस को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है दोस्तों। तो जो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ट्रेंड है वो है रिएक्ट नेटिव के बारे में। बेसिकली रिएक्ट नेटिव जब बनी थी तो उसका मेन मकसद ये था कि आप उससे मोबाइल ऐप्स बना सकें, बोथ फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस। बट अब जो है, जो ट्रेंड जो चल रहा है, आप इसके ज़रिए विंडोज़ की ऐप भी बना सकते हैं और मैक ओएस की ऐप
बना सकते, यानी कि अब ये सिर्फ मोबाइल ऐप्स के लिए नहीं रही, बल्कि आप विंडोज़ और मैक ओएस की ऐप्स भी बना सकते हैं। और डेवलपर्स कैन बिल्ड प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप ऐप यूजिंग सेम रिएक्ट स्किल, यानी कि सेम रिएक्ट स्किल को यूज़ करते हुए आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं। बेसिकली अब इसमें नई चीज़ें क्या हैं, वो है फास्ट परफॉर्मेंस। इसका जो हार्मस इंजन है और फैब्रिक रेंडर है, ये दो चीज़ें जो बिहाइंड द सीन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो इसके लिए बनी है, वो काफ़ी सारी बेहतर परफॉर्मेंस होगी है। पहले कुछ लोगों को शिकवा था कि ये इतनी फास्ट नहीं, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया है। बेटर वेब सपोर्ट के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो गई, क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मोबाइल के लिए बनी थी, लेकिन अब ये लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट नेटिव वेब ब्लर द लाइन बिटवीन मोबाइल एंड ऐप। जो कि रिएक्ट नेटिव वेब की जो लाइब्रेरी है, उसकी मदद से आप जो है मोबाइल और वेब में जो है अपने डिफरेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है जी। एक्सपोर्ट एडवांसमेंट एक्सपो इसका एक सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के लिए, और इसमें आप ईजियर डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग, यानी कि पहले डिप्लॉयमेंट थोड़ी सी मुश्किल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी लेकिन मुश्किल थी, और टेस्टिंग करना रिएक्ट नेटिव की ऐप को भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब जो है एक्सपो की टीम ने इसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट की है और इसके डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग के केस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया और इजी कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था रिएक्ट नेटिव का जो ट्रेंड था। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ। नेक्स्ट ट्रेंड जो है हमारा है एज रेंडरिंग एंड सीडीएन इंटीग्रेशन। अब एज रेंडरिंग होती है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए हमने गैप बनाई और उसका डाटाबेस जो है बेसिकली हमारे पास अमेरिका में पड़ा है। ठीक है जी। अब जो है, जो हमारा अमेरिका का यूज़र है, या फिर नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा है या फिर मैक्सिको है, जब उसका यूज़र इस वेब ऐप को एक्सेस करना चाहेगा, तो उसका डाटा कहाँ से फैच होगा? हमारे अमेरिका के डाटाबेस से। और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारी लेटेंसी कम हो जाएगी, यानी कि जो टाइम है फ्रॉम डाटाबेस टू द क्लाइंट, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही वेब ऐप कोई यूरोप का यूज़र यूज़ करता है और अगर हम इस डाटा को फैच करें फ्रॉम द अमेरिकन डाटाबेस, देन जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एज, यानी कि हम एज फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसमें आप एक इस डाटाबेस का रेप्लिका बना लेते हैं किसी यूरोप में पड़े हुए सर्वर पे। अब जो यूरोप में कोई भी यूज़र जब उस वेब ऐप को एक्सेस करेगा, तो उसका डाटा जो है वो बेसिकली आपकी जो यूरोप में सर्वर है वहाँ से वो फेच करेगा, और इससे आपकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। ठीक है, और इसी को आप एज रेंडिंग कहते हैं। बेसिकली एज रेंडिंग से मुराद ये है कि आप के जो करीब है यूज़र के, वहाँ पर पड़े हुए सर्वर में आपका डाटाबेस का रेप्लिका पड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, विद द राइज ऑफ एज कंप्यूटिंग रिएक्ट एप्स आर इंक्रीजली बीइंग रेंडर्ड एट एज, यानी कि अब ज़्यादातर जो है हमारी जो ऐप है रिएक्ट की, वो एच पे रन कर रही हैं, जिसका मतलब क्लोजर टू यूज़र्स फॉर लोअर लेटेंसी एंड बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि लेटेंसी आपकी कम होगी और परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाएगी। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल है वर्सल एच फंक्शन। वर्सल के एच फंक्शन काफ़ी सारा जो मशहूर है बेसिकली, जो कि नेक्स्ट जीएस की ऐप में यूज़ होते हैं। उसके अलावा क्लाउड फ्लेयर के वर्कर्स जो हैं एग्जीक्यूट रिएक्ट कंपोनेंट्स ऑन क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क, यानी कि क्लाउड फ्लेयर के सीडीएन पे रन करते हैं, एच पे रन करते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट्स को। उसके अलावा डीनो और फ्रेश है अल्टरनेटिव एज फ्रेंडली फ्रेमवर्क, यानी कि डीनो और फ्रेश को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े बेसिकली नए हैं, अभी इतने ज़्यादा मार्केट में नहीं हुए, लेकिन इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एज रेंडरिंग, और या फिर आपने कुछ सीडीएन इंटीग्रेशन कर ली। बेसिकली एज भी एक सीडीएन के तौर पे आता है। ये छोटे छोटे सीडीएन होते हैं जो आपके रीजन के काफ़ी करीब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एज रेंडरिंग का ट्रेंड जो है 2025 में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ट्रेंड जो दोस्तों हमारे पास है वो है ज़ीरो साइज कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स जो है बेसिकली उसमें जावास्क्रिप्ट नहीं होती, और क्योंकि ये सर्वर पर रन कर रहे होते हैं, और कोई भी जावास्क्रिप्ट शिप नहीं होती जब तक के क्लाइंट को, जब तक के वहाँ पर क्लाइंट पे ज़रूरत ना हो। तो इनके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंस्टेंट लोड टाइम्स, आपका लोड टाइम जो है पेज का, वेब ऐप के पेज का, बहुत फास्ट हो जाता है। और इसी तरह दूसरे टूल है लाइक एस्ट्रो, एक वेब फ्रेमवर्क है, वहाँ पर भी ज़ीरो बंडल साइज जावास्क्रिप्ट, यानी कि उसमें जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर नेसेसरी हो तभी
वो जो है क्लाइंट को जाती है, ठीक है। दूसरा आपकी एसईओ बहुत बेहतर हो जाती है, सर्च जो गूगल के वेब क्रॉलर्स हैं वो इजीली आपके वेब ऐप को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरी चीज़ है रिड्यूस कॉस्ट किस तरह होती है, क्योंकि आपका जो ये ज़ीरो साइज़ होता है या फिर बिल्कुल ही केबीज में साइज़ होता है, तो आपका जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम यूज़ होता है और यूज़र के लिए ये कॉस्ट बेनिफिट भी होता है, क्योंकि उसका बैंडविड्थ बहुत ही कम यूज़ होता है। तो ये ज़ीरो बंडल साइज़ कंपोनेंट्स का ट्रेंड जो है 2025 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेक सर्वर कंपोनेंट्स में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये कम्प्लीटली स्टेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड जो है हमारे पास वो है इनहेंस डेवलपर टूलिंग, यानी कि डेव टूल जो हैं वो काफ़ी सारे बेहतर हो गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें जाकर, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है जी, गूगल क्रोम के डेव टूल को, और मैं इसकी सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AI इनोवेशन, ठीक है। AI इनोवेशन पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें आपका जो है इस सेटिंग्स को ऑन कर देंगे जब आप, तो ऑटोमेटिकली आपकी एआई असिस्टेंट जो गूगल की जेमिनी है वो काम करेगी और आपको चीज़ों के बारे में बताएगी, जैसे कि आपके जो सी एस एस स्टाइल्स हैं वो उसका क्या मतलब है, ठीक है, परफॉर्मेंस, नेटवर्क इश्यूज, ठीक है जी, उस सारों को एक्सप्लेन करेगी। दूसरी चीज़, आपके जो कॉन्सल मैसेज है उसमें आपका स्टैक ट्रेस आ जाएगा, और सोर्स कोड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, नेटवर्क हेडर्स कहाँ से आ रहे हैं, गूगल ने भेजे हैं, और दिस डाटा में बी सीन बाय ह्यूमन रिव्यूअर्स टू इम्प्रूव दिस फीचर, यानी कि जो ह्यूमन जो है हम एज अ डेवलपर इसको डाटा को दे सकते हैं और अपने जो चीज़ें हैं इनहेंस कर सकते हैं। तो आप लोग भी जाकर अपना ये एआई इनोवेशन को ऑन कर दें ताकि आपके लिए आगे ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपका जो रिएक्ट डेव टूल्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं इस टाइम, ठीक है जी। उसमें काफ़ी सारे डीबगिंग फीचर्स आ चुके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टर्बो डिपो बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे कि जो कि एक मोनो डिपो होती है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक सिस्टम है जैसे कि आपका वेब पैक था, इसी तरह यहाँ पर जो है टर्बो डिपो को यूज़ करके नेक्स्ट ईयर्स ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब जो है हमें देखने को मिलता है कि टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट वेब ऐप, ठीक है, यानी कि दुनिया में ऑलमोस्ट 99% ऐप्स जो हैं इस टाइम वो अब टाइप स्क्रिप्ट पे शिफ्ट कर चुकी हैं। तो एज अ डेवलपर आपके लिए ज़रूरी है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट का भी बेहतर तरीके से पता हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हमारा फाइनल ट्रेंड, दैट इज सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सस्टेनेबिलिटी जो है अब वो बहुत बड़ा कंसर्न बनती जा रही है, स्पेशली इन द वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड। और एज अ रिएक्ट डेवलपर हमें फोकस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, जैसे कि आप लेजी लोडिंग कैसे कर सकते हैं अपने डाटा की, ठीक है जी, अपनी ऐप की, और कोर्स स्प्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन सा डाटा कब लोड करना है, कब कंपोनेंट कौन सा लोड करना है, डैट ऑल कम्स इन लेडी लोडिंग। एंड कोड स्प्लिटिंग ये है कि कौन से कोड को स्प्लिट करना है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी थोड़ा सा एज अगर आप रिएक्ट जेएस को एज अ वनीला ऐप यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी ज़रा मुश्किल हो जाता है करना। अगर आप इसको नेक्स्ट जेएस के साथ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है कोड स्प्लिटिंग के फीचर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह स्मॉलर बंडल्स, यानी कि आपके जो जावास्क्रिप्ट बंडल्स हैं उनको छोटी छोटी चंक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जीएस का ये फीचर है कि नेक्स्ट जीएस में वो छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर लेता है जावास्क्रिप्ट को, जो कि आपकी जो परफॉर्मेंस की ऑप्टिमाइज ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एनिमेशन एक काफ़ी हैवी चीज़ है जो आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप लेवरेज कर सकते हैं CSS ट्रांजिशंस और वेब जीएल वेयर पॉसिबल, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, ठीक है दोस्तों। वैसे भी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज अब आ चुकी हैं, जैसे कि फ्रेमर मोशन है, और भी काफ़ी सारी हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी ऑप्टिमाइज लाइब्रेरीज हैं फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स। फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिएक्ट 19 में, क्योंकि रिएक्ट कंपाइलर ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है, तकरीबन स्टेबल है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है रिएक्ट जेएस जो है आपको अब काफ़ी सारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देती है आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि जो रिएक्ट कंपाइलर है जहाँ जहाँ पर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है वो ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो।
और जो मेरी फाइनल थॉट है इसके बारे में कि 2025 में आपको जो एज अ डायरेक्ट डेवलपर आपका फोकस होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये थे हमारे जो रिएक्ट के ट्रेंड से टॉप 10 फॉर 2025। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।